हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू साइंस। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के करेक्ट होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। से जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं एट 10:15। ऐसे ही जीके का सेशन आपका चलता है एट 3। ऐसे ही एप्टीट्यूड का सेशन चलता है एट 6। सो यहाँ पर जितने भी आपके पंजाब एग्जाम्स हैं, सो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? इनमें से केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है कर्डिंग ऑफ मिल्क, बी है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सी है आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और इज इट डी बर्निंग ऑफ कोल? सो लेट्स सी दी आंसर। आंसर यहाँ पर बन जाता है दैट इज सी, जो कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अगर हम इवेपोरेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, ये एक्चुअली में फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज। बाकी अगर हम देखेंगे, चाहे फिर वो कर्डिंग ऑफ मिल्क हो, चाहे राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो, या फिर बर्निंग ऑफ कोल हो, ये तीनों ही क्या है? दीज आर दी केमिकल चेंजेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी का आपने पहला चैप्टर भी पढ़ा है तो आप ये इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? सो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, केमिकल चेंज क्या है? जहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ऐसे ही अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज में एज सच कोई भी प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट नहीं होती। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं, अगर केमिकल चेंज की बात करते हैं, अगर कंबस्शन होती है, बर्निंग होती है, रॉटिंग होती है, या फिर राइपनिंग होती है, रस्टिंग है, ऐसे डाइजेशन जो हम करते हैं वो भी क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है। ठीक है जी। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एसिड कंटेन्ड इन विनेगर इज ए एसिटिक एसिड, बी ascorbic एसिड, सी सिट्रिक एसिड, और इज डी टार्टरिक एसिड? तो लेट्स सी द आंसर। आंसर यहां पर आपका बन जाता है दैट इज एसिटिक एसिड। सो एसिटिक एसिड आपको विनेगर में पाया जाता है। ऐसे अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी रीड करेंगे, 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे जो आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर है, वहां पर आपको एक पूरी लिस्ट दे रखी है जहां पर किस टाइप का एसिड किस फ्रूट में प्रेजेंट है वो आपको बता रखा है। अब आप याद कर लीजिए, अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड आपको कहां पर देखने को मिलेगा? दैट इज कर्ड एंड मिल्क। ऐसे ही अगर हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं, ये बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है, तो स्पिनच और टोमेटोज में आपको पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, राइट? नेक्स्ट अगर हम सिट्रिक एसिड की बात करते हैं तो ये लेमन्स में, विनेगर में, ऑरेंजेस में आपको देखने को मिलता है। ऐसे अगर हम मैलिक एसिड की बात करते हैं, दैट इज फाउंड इन एप्पल। टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं तो अनराइप मैंगोज और ग्रेप्स जो होते हैं उनमें आपको टार्ट्रिक एसिड देखने को मिलता है, राइट? ऐसे अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो वो किस में पाया जाता है? जब आपको कीड़ी काट जाती है, एंट स्टिंग, तो वहां पर आपको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। ऐसे ही एसिटिक एसिड की अगर बात करते हैं तो अगेन आपको विनेगर में देखने को मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो कहां पर देखने को मिलता है? आंवला में। ये बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इस स्क्रीन का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड वाटर आर करेक्ट? First है, temporary hardness of water is due to the presence of soluble magnesium and calcium hydrogen carbonate. Second statement है, temporary hardness of water can be removed by boiling. Third statement है, Calgon's method is applied to remove temporary hardness of water. Fourth है, permanent hardness of water is removed by Clark's method. So आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? 1 and 2, 1, 2, 3 and 4, और is it D only 2? लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका बन जाता है दैट इज 1, 2 and 3। अब देखिए जो 3 है, सबसे पहले अगर हम टेम्पररी हार्डनेस की बात करते हैं, अगेन 10th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? जो भी आपके डिसॉल्व्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, उसकी वजह से हार्डनेस होती है। तो जब भी आप हार्ड वाटर से कपड़ा धोना चाहेंगे, तो जब भी आप सोप लगाएंगे तो वो सोप क्या है, उस पानी से निकलेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? व्हाइट व्हाइट कास्ट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्कम। वो स्कम की वजह से आपका जो कपड़ा है वो साफ ही नहीं हो पाता है। तो जनरली हम हार्ड वाटर में क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हमने बोला टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्पररी हार्डनेस, देखो दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस।
अगर मैं टेम्पररी हार्डनेस की बात करती हूँ तो जो आपकी टेम्पररी हार्डनेस है वो किससे रिमूव हो सकती है, दैट इज बाय बॉइलिंग, बट परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से रिमूव नहीं हो सकती। अब हम अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये लर्निंग थोड़ा आपको करनी पड़ेगी। अगर हम कैल्गन मेथड या फिर हम क्लार्क मेथड की बात करते हैं, दोनों ही मेथड्स किसको रिमूव करते हैं, दैट इज टेम्पररी हार्डनेस को, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो आंसर आपका क्या बन जाता है, दैट इज B1, 2 and 3। सो आप देख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। सो आप देख सकते हैं जो टेम्पररी हार्डनेस है दैट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग बट इट कांट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ऐसे ही अगर हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जिसको हम हार्डनेस ऑफ वाटर को सॉफ्ट करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दो मेथड्स मिलते हैं। कौन कौन से मेथड्स मिलते हैं, एक तो कैल्गन्स मेथड है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, अगेन यू हैव टू रिमेंबर। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कैल्गन मेथड क्लार्क मेथड की बात करते हैं तो क्लार्क मेथड को क्या बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेथड। सो दोनों से ही हम क्या रिमूव करते हैं, दैट इज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर करेक्ट। ए है आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट इन कंपैरिजन विद अदर लिक्विड्स। सेकंड स्टेटमेंट है वाटर हैज नो डाइपोल मोमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, ओनली 1, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट डी ओनली 3। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका बन जाता है ओनली 1। देखिए हायर स्पेसिफिक हीट तो होती है एज कंपेयर टू जब आप लैंड ब्रीज, सी ब्रीज भी पढ़ते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो पानी है वो गर्म भी देर से होता है, ठंडा भी देर से होता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक हीट क्या है, हायर है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट हैज नो डाइपोल मोमेंट। देखिए इट हैज डाइपोल मोमेंट क्योंकि जो आपका H2O है वो किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जब ये स्प्लिट करते हैं तो आपको दो पोल्स देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट में मूव करते हैं, वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इट हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। राइट, सो आप देख सकते हैं अगर हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं उसकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं आपसे पेपर में। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस बनाने के लिए 1 ग्राम ऑफ लिक्विड जो हम मैटर यूज करते हैं उसके लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसको कहा जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको SI यूनिट्स अगर हम बात करते हैं जूल्स पर ग्राम होता है। ये हीट ऑफ कंडेंसेशन इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Two atoms are said to be isotopes if A, they have the same atomic number but different mass number, B, they have the same number of neutrons but different mass numbers, C, the sum of the number of protons and neutrons is the same but the number of protons is different, D, they have the same number of neutrons but different modes of radioactive decay। अब देखिए आपसे आइसोटोप्स के बारे में पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 9th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आंसर आपका क्या बन जाता है, दैट इज ए, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मेटल्स यूज्ड टू मेक वायर्स फॉर सेफ्टी फ्यूजेस must have A, very low resistivity and high melting point, B, high resistivity and low melting point, C, low resistivity and low melting point, और is it D, high resistivity and, इसको ठीक कर लीजिएगा, and high melting point। अब देखिए फ्यूज वायर के बारे में बात करी जा रही है, अगेन 10th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। अगर हम फ्यूज वायर की बात करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लो होता है। लो होने करके ही जब भी आपके पीछे से करंट बहुत ज्यादा आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्यूज वायर है वो पिघल जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेंस में सप्लाई है वो नहीं जा पाती और जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं वो बच जाते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे। तो फ्यूज वायर क्या है, एक तरह से सेफ्टी, तभी इनको क्या बोला जाता है, सेफ्टी फ्यूजेस। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं, आंसर बन जाता है आपका सी, जहां पर आपको लो रेजिस्टिविटी देखने को मिलेगी और लो ही मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या है, इट इज रेलेवेंट ओनली टू अ पर्टिकुलर मेजरमेंट सर्किट। सो जनरली हम इसको ओम्स में मेजर करते हैं। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि हर मेटल के पास
अपनी अपनी होती है। सो हर मटेरियल में रेजिस्टिविटी डिफरेंट देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं सोडियम स्टीयरेट इज अ सॉल्ट एंड इज यूज्ड A in gunpowder, B in paint, C to make soap और is it D to make fertilizer। अब अगेन देखिए सोडियम स्टीयरेट के बारे में बात की गई है। अगेन 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर यहाँ पर बन जाता है टू मेक सोप। सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज टेस्टेरिन। अगेन आपको फॉर्मूलाज याद नहीं करने, नोबडी विल आस्क यू द फॉर्मूला, आपको सिंपली यहाँ पर पता होना चाहिए। देखो ग्लिसरॉल और क्या बनता है, सोडियम स्टीयरेट। क्या बनता है, सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये हम किसको बनाने में यूटिलाइज करते हैं, दैट इज सोप मैन्युफैक्चरिंग। देन क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच इज अ नेचुरल कोलॉइड, ए केन शुगर, बी ब्लड, सी सोडियम क्लोराइड और इज इट डी यूरिया। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोलॉइड के बारे में पूछा गया है। आंसर बन जाता है आपका बी, क्योंकि नेचुरल कोलॉइड पूछा है। क्या पूछा है, नेचुरल कोलॉइड। सो अगर हम कोलॉइड की बात करते हैं, ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज कॉल्स एंड इडोस। सो अगर हम कॉल की बात करते हैं, इट इज ग्लू एंड इडोस मींस लाइक। सो अ कोलॉइड में बी डिफाइंड एज अ हेट्रोजेनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इट इज अ हेट्रोजेनस, दैट इज टू फेज डिस्टेंस कंसिस्टिंग ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स dispersed into a continuous phase or dispersion medium। So generally आप जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं दैट इज मिल्क। मिल्क भी क्या है, एक तरह का कोलॉइड। देन सो आप देख सकते हैं ब्लड जो है वो हमारा एक नेचुरल कोलॉइड एग्जिस्ट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अल्कोहल ऑब्टेन्ड इन द सपोनिफिकेशन प्रोसेस इज ए इथाइल अल्कोहल, बी वुड स्पिरिट, सी मिथाइल अल्कोहल और इज डी ग्लिसरॉल। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका बन जाता है दैट इज ग्लिसरॉल। यहाँ पर सपोनिफिकेशन के प्रोसेस में, अगेन 10th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, सपोनिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज ग्लाइकॉल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या बनता है, दैट इज सोडियम स्टीयरेट। डन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। What is the role of ultraviolet radiations in water purification system? First statement है it inactivates or kills the harmful microorganisms in water. Second है it removes all the undesirable odors from the water. Third है it quickens the sedimentation of solid particles, removes turbidity and improves the clarity of water. A option 1 only, B 2 and 3, C 1 and 3 और is it D 1, 2 and 3। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट ईयर यूपीएससी क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था। अब बेसिक सा पूछा गया है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की बात कर रहे हैं कि अगर हम पानी में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को यूज करते हैं तो उससे पानी की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे डिफरेंट होती हैं, राइट। अगर हम आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर ओनली 1 करेक्ट है, क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है, जो भी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स वाटर में प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है। बाकी ये ओडर, जो भी अनडिजायरेबल ओडर है उससे कोई भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इट क्विकन्स बोला गया है, ये क्विकन नहीं करता है, रादर ये स्लो डाउन कर देता है द सेडिमेंटेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। देन इसीलिए जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सो यूवी सिस्टम डिस्ट्रॉयज approximately 99.9% of the harmful microorganisms that are present in water। ऐसे ही अगर हम अल्ट्रावायलेट प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो इट इज केमिकल फ्री, टेस्ट एंड ओडर फ्री, ऐसे ही एक्सट्रीमली इफेक्टिव एंड रिक्वायर्स वेरी लिटिल एनर्जी, लो मेंटेनेंस है। यहाँ पर हम पानी को साफ कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द यूवी रेडिएशंस। डन। तो दिस वाज द सेशन। यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको यूपीएससी का भी देखने को मिला है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।